हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लासेस टॉपिक वाइज कवर कराई जा रही हैं, जिसमें सभी टॉपिकों को कवर कराया जा रहा है। आज की क्लास में हम लोग भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई थी? सबसे पहले संविधान सभा को समझ लेते हैं। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। ये 1946 में भारत आया और उसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। यदि इसकी अध्यक्ष की बात करें कैबिनेट मिशन के, तो अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और उन्हीं की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अब प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1946, 9 अक्टूबर 1946 या 9 सितंबर 1946? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संपन्न हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946, ये डेट भी याद रखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डिटेल देख लेते हैं इसकी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा के गठन की बात करें तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर सिफारिश पर हुई थी। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत की डेट पूछा है। तो सबसे पहले संविधान सभा को समझ लेते हैं। अभी हमने बात किया था, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी और इसके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इतना समय लगा था संविधान को बनने में। उसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। वो कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगली डेट दी है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। अंगीकृत की डेट पूछे तो 26 नवंबर 1949 और यदि लागू करने की डेट पूछे तो 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन में देखें, शरद चंद्र बोस, KMNC मुंशी, रफी अहमद किदवई या BN राव। तो कौन थे? ये BN राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को या महान्यायवादी को? तो किसे कहा जाता है? यह सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। की डिटेल देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। यह भारत का शीर्ष न्यायालय होता है। वर्णन संविधान में कहां पे मिलता है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट कहां पे स्थित है? तो दिल्ली में। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है और इन्हें पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के प्रस्ताव से इन्हें पद से हटाया जाता है। इस तरह से सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां पे ऑप्शन में देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और JB कृपलानी। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य।
थी, जिसकी अध्यक्षता को किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण समितियां दी गई हैं और उनके अध्यक्ष तो ये भी देख लेते हैं। संचालन समिति, राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति जिसकी बात कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार समिति जेबी कृपलानी। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति में एक प्रश्न और बन सकता है, इस समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1946, ये डेट भी 1947, ये डेट भी याद रखिए। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन थी? अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह कौन सी अनुसूची है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? वो कौन सी अनुसूची है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? तो अनुसूची के संबंध में समझ लेते हैं। जो भारत का मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। यहां पे पूछा गया है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है। यहां पे देखें 6वीं अनुसूची किससी है? तो कुछ प्रमुख राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल संबंधी प्रावधान है। और 8वीं अनुसूची जो है वो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। हर प्रश्न में 2 या 3 अतिरिक्त फैक्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है? मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। कौन से भाग में इसकी चर्चा मिलती है? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें मिलता है? भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में मिलता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जो प्रश्न में पूछा गया है, मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें मिलता है? भाग 3 में। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। टोटल 22 भाग होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भागों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। भाग 2 5 से 12 में नागरिकता का वर्णन मिलता है। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 को लेकर नीति निर्देशक तत्व का वर्णन मिलता है। भाग 4 का में, यहां पे सुधार लीजिएगा, भाग 4 का में 51 का में मूल कर्तव्य का वर्णन मिलता है। भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। 18 में आपात उपबंध और भाग 20 में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान मिलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यहां पे देखें, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका। तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कौन से देश के? जर्मनी के संविधान से हमने आपात उपबंध का प्रावधान लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान में है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक शासन प्रणाली लिया है। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान लिए हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहां पे डिटेल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट का गठन और अधिकार, और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया। दक्षिण अमेरिका से संविधान संशोधन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहां से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से। और सोवियत संघ रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिए। मूल संविधान के किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? जो मूल संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकार मिलते हैं। कितने मौलिक अधिकार मिलते हैं? 7 मौलिक अधिकार मिलते हैं। उसमें से एक मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। वो कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार? तो कौन सा अधिकार है? यह संपत्ति का अधिकार है। प्रॉपर्टी राइट्स के अधिकार को अभी मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहां पे रख दिया गया है? विधिक अधिकार की श्रेणी में रख गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार कहां पे मिलता है? तो भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार है। तो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो पहले आपातकाल को समझ लेते हैं। आपातकाल कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल का वर्णन किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 360 में वर्णन मिलता है। यहां पे पूछा गया है भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगाया गया है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी अभी तक नहीं लगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं लगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें 352 के तहत, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो यह भी फैक्ट याद रखिए। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, 1962, 1971 और 1975। तो इस तरह से इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1235, अनुच्छेद 36 से 51। तो भाग 1 से 4 में किसका वर्णन मिलता है? संघराज क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि भाग पूछे तो भाग 2, अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, फंडामेंटल राइट्स का। और अनुच्छेद 36 से 51 में किसका वर्णन मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो किस संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति लिया है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? तो भारत का जो संविधान संशोधन होता है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और ब्रिटेन से क्या लिया है? तो संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यहां पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट संविधान के स्रोत और संबंधित देश हैं, तो इनकी लिस्ट दी हुई है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो किसने प्रस्तुत किया था? यह जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और यह कब? 13 दिसंबर, डेट भी याद कर लीजिए, 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और 22 जनवरी 1947
को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। और किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून ये संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लाया गया था। वो कौन सा विधेयक है? 54वां, 53वां, 51वां या 52वां? तो जो दल बदल निरोधक कानून था, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52वां। कब लाया गया था? 1985 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है? भारत के मूल जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें शामिल किया गया है। ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और किस भाग में मिलता है? तो ये भाग 4 में मिलता है, भाग 4A में मिलता है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 का। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। कहां पे मिलता है? तो भाग 4 का में। भाग 3 में किसका वर्णन मिलता है? मौलिक कर्तव्यों का। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। तो ये फैक्ट भी नोट कर लीजिए। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण विषय और उनके अनुच्छेद दिए गए हैं भाग वाइज, तो इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976? तो कौन सा संविधान मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा संशोधन? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मिनी संविधान माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें इसी संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, इसके कारण इसे मिनी संविधान माना जाता है। संविधान के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच, संविधान नहीं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का या 1 महीने का? तो कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल है वो 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 38 वर्ष। तो यहां पे देखिए 25 वर्ष किसकी किसकी आयु होती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य। इनकी आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य, इनकी आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। 35 वर्ष किसकी होती है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। यहां पे देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी आयु 35 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य और इसके अलावा विधानसभा सदस्य की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, इनकी आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। यहां पे पूछा गया है राज्यसभा सदस्य के विषय में, तो कितनी आयु? 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हो तो न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 19 वर्ष। तो कितनी है? ये 21 वर्ष है। यदि पंचायती राज व्यवस्था के तहत सदस्यों का चुनाव लड़ना है तो कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और मतदान की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। यदि अब 18 वर्ष के हो गए हैं तो मतदान के अधिकारी हो गए हैं, और यदि 21 वर्ष के हो गए हैं तो पंचायत स्तर पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो न्यूनतम आयु पंचायती राज व्यवस्था में कितनी होती है? 21 वर्ष।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पूछा गया है, इसका सभापति कौन होता है? राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या महान्यायवादी? तो कौन होते हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में मिलता है और ये राष्ट्रपति के अब्सेंस में ये उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के अब्सेंस में राष्ट्रपति का कार्यभार करते हैं। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेश सभापति होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या संसद? तो कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से प्रभाव में आया और इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात की है राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, दीपक मोहंती, विवेक देवराय। तो कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। 1 जनवरी 2015 से इफेक्ट में आया और ये किसकी जगह लिया है? तो ये योजना आयोग की जगह लिया है। डिटेल देख लेते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का कार्य क्या है? तो भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है, जो दिशात्मक और नीतिगत रूप से ये कार्य करता है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इस तरह से सारे के सारे इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ऐसी कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सभा के सदस्यों में से नहीं होता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो ये राज्यसभा है। राज्यसभा ऐसा सदन है जिसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसके राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनका वर्णन कहां पे मिलता है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो इस तरह से इफेक्ट भी याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? तो कौन से देश का है? भारत का। भारत में के संविधान में 22 भाग, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद के साथ भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल का प्रावधान किस संविधान में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 66, 76, 138 या 148? तो संविधान में कहां पे प्रावधान मिलता है? अनुच्छेद 148। 148 से लेकर 151 तक में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध का प्रावधान मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रमुख वकील होता है। सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सचिव कानून मंत्रालय या वरिष्ठ वकील? तो कौन होता है? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रमुख वकील होता है। डिटेल देख लेते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल जो है, इसका भारत संविधान की धारा 76(1) में वर्णन मिलता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी। ये नाम भी याद रखिए, आर वेंकट रमणी जो है अभी वर्तमान में महान्यायवादी हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे देखें, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 से संबंधित है। भाग 3 से संबंधित क्या है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन मिलता है।
यदि मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये भाग 4 का में वर्णन मिलता है, भाग 4 का 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो भाग 4 में किसका वर्णन मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। यहां पे पूछा गया है भाग 3 का, तो किसमें? मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 12 से 35। अभी जो वर्तमान में मूल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में वर्णन मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णन मिलता है, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन मिलता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन मिलता है। तो इस तरह से ये नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 265 या अनुच्छेद 301? तो अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 जो है, जिसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और अभी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया, इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 280 में मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे, कौन कहलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो ये भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। और ये केंद्र सरकार या भारत सरकार की जितनी भी कार्यपालिक शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे ही निहित होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? यहां पे पूछा गया है संघ राज्यों का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? उपराज्यपाल। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? उपराज्यपाल। लेकिन इसका पूरा प्रशासन किसके अंडर में आता है? राष्ट्रपति के अंडर में आता है, और राष्ट्रपति ही उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, जो संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रमुख के तौर पे यहाँ पे कार्य करता है। तो यदि प्रशासनिक प्रमुख पूछा जाए तो उपराज्यपाल है, और कंप्लीट जो प्रशासन आता है वो राष्ट्रपति के अंडर में आता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह से आज की हमारी पॉलिटी की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारी टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्टों की क्लासेस में कराई जा रही हैं, तो यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।